अगर आप सच्ची घटनाओं पर आधारित ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं जो सिर्फ कहानी न हो बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर दें, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को शेयर कीजिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि सिस्टम की चुप्पी और इंसानी हैवानियत की दास्तान है। कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 से। रामपुर शहर की एक साधारण सी लड़की नाम पायल, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और अपने सपनों को लेकर साफ। उसी साल पायल की सगाई होती है थाना कुंडा मोहल्ले में रहने वाले एक युवक से नाम जहांगीर। रिश्ते की शुरुआत बहुत सामान्य थी। फोन पर बातचीत, भविष्य के सपने, शादी की बातें और भरोसे के वादे। 4 साल बीत जाते हैं और किसी को एहसास तक नहीं होता कि यह रिश्ता एक दिन खून में डूब जाएगा। इन 4 सालों में जहांगीर और पायल के बीच रोज बातें होती थीं। पायल इस रिश्ते को दिल से निभा रही थी। उसके लिए जहांगीर सिर्फ मंगेतर नहीं बल्कि आने वाली पूरी जिंदगी था। लेकिन जिस भरोसे पर पायल टिककर खड़ी थी वहीं से दरार पड़नी शुरू हो चुकी थी। साल 2017 के आसपास जहांगीर की जिंदगी में एक और लड़की की एंट्री होती है। उत्तराखंड के रामनगर की रहने वाली यह लड़की धीरे धीरे जहांगीर के करीब आ जाती है। बातचीत बढ़ती है, मुलाकातें होती हैं और बात निकाह तक पहुंच जाती है। यह सब कुछ पायल की पीठ पीछे चल रहा था। जहांगीर बाहर से पायल को भरोसा देता रहा और अंदर ही अंदर उसे अपनी जिंदगी से हटाने की तैयारी करता रहा। जब पायल को इस दूसरी लड़की के बारे में पता चलता है तो वह टूट जाती है, लेकिन चुप नहीं रहती। वह सवाल करती है, विरोध करती है और पायल के लिए यह सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि इज्जत और भरोसे का सवाल था। वहीं जहांगीर के लिए यह रिश्ता अब बोझ बन चुका था। यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। जहांगीर समझ जाता है कि पायल पीछे हटने वाली नहीं है और जब कोई इंसान अपने फायदे के रास्ते में किसी को खड़ा देखता है तो कभी कभी वह रास्ता साफ करने का फैसला कर लेता है। जहांगीर ने भी यही किया। उसने अकेले नहीं बल्कि एक पूरी साजिश रची। इस साजिश में उसके पिता ताहिर, उसका नौकर निसार, साथी इमरोज, प्रभजीत उर्फ सागर और रिश्तेदार दानिश शामिल थे। 6 लोग और एक लड़की। 1 नवंबर 2018 की शाम पायल को मिलने के लिए बुलाया जाता है। जगह बताई जाती है सिविल लाइंस टैक्सी स्टैंड। पायल घर से निकलते वक्त अपनी माँ से कहती है कि वह एक सहेली से मिलने जा रही है और जल्दी लौट आएगी। माँ ने भरोसा कर लिया क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पायल बिना बताए कहीं गई हो। टैक्सी स्टैंड पर जहांगीर और इमरोज पहले से मौजूद थे। स्कूटी खड़ी थी। पायल को बहाने से बैठाया गया और कहा गया कि थोड़ी दूर चलना है। पायल को क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी सवारी है। स्कूटी सीधा कोसी नदी के किनारे बने फार्म हाउस की तरफ बढ़ती है। ये फार्म हाउस जहांगीर का था। वहां पहले से एक गड्ढा खोदा जा चुका था। सब तैयार था, सिर्फ पायल का पहुंचना बाकी था। जैसे ही पायल वहां पहुंचती है उसे सवाल करने का मौका तक नहीं मिलता। कुल्हाड़ी उठती है। एक नहीं कई बार होते हैं। कुछ ही मिनटों में एक जिंदा इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बाद लाश के 3 टुकड़े किए जाते हैं और उसी गड्ढे में दफना दिया जाता है। उधर घर पर रात होने लगती है। पायल वापस नहीं आती। फोन बंद है। परिवार की बेचैनी बढ़ती है। किसी को अंदाजा नहीं होता कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। पायल के घर में उस रात नींद किसी की आंखों में नहीं थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फोन बार बार मिलाया गया मगर हर बार जवाब एक ही था, स्विच ऑफ। माँ गजाला बार बार दरवाजे की तरफ देखती जैसे अगली ही आहट पर बेटी सामने खड़ी मिल जाएगी। पिता चुप थे लेकिन उनकी खामोशी में डर साफ झलक रहा था। भाई राहिल बेचैन होकर कमरे से बाहर निकलता, फिर लौट आता। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पायल अचानक कहाँ गायब हो सकती है। अगली सुबह होते ही राहिल सीधे गंज थाना पहुंचता है। थके हुए चेहरे के साथ वह पुलिस को बताता है कि उसकी बहन 1 नवंबर की शाम से लापता है। फोटो दिखाता है, नाम बताता है, उम्र बताता है। पुलिस उसकी बात सुनती है लेकिन गंभीरता नहीं दिखाती। जवाब मिलता है, लड़की जवान है, कहीं चली गई होगी, 2-4 दिन रुक जाओ। यही वो जवाब होता है जो अक्सर ऐसी कहानियों की शुरुआत बन जाता है। राहिल खाली हाथ घर लौट आता है। घर वाले उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि शायद आज कोई खबर आए, लेकिन दिन बीतता है, फिर रात आती है। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। हर दिन राहिल थाने जाता है। हर दिन वही जवाब मिलता है, इंतजार करो। पुलिस न तो FIR दर्ज
करती है न कोई ठोस कार्रवाई। परिवार की बेचैनी अब डर में बदलने लगती है। माँ हर आने जाने वाले से पूछती है, मेरी बेटी दिखी क्या? पिता आसपास के रिश्तेदारों को फोन करते हैं। भाई शहर की गलियों में भटकता है, लेकिन पायल कहीं नहीं मिलती। 13 दिन बीत जाते हैं, 13 लंबे दिन जिनमें एक परिवार अंदर ही अंदर टूट जाता है। आखिरकार 13 नवंबर 2018 को पुलिस FIR दर्ज करती है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन परिवार को लगता है कि शायद अब सच सामने आएगा। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगालती है। पायल की आखिरी बातचीत जिनसे हुई थी उनके नाम सामने आने लगते हैं। इसी दौरान एक नाम उभरता है, इमरोज। पुलिस इमरोज को हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ होती है, सवाल किए जाते हैं, लेकिन पूछताछ उस स्तर की नहीं होती जहां सच बाहर आ सके। कुछ औपचारिक सवालों के बाद इमरोज को जेल भेज दिया जाता है। इमरोज जेल चला जाता है, लेकिन पायल का कोई सुराग नहीं मिलता। दिन फिर बीतने लगते हैं। परिवार का गुस्सा अब पुलिस की तरफ मुड़ने लगता है। राहिल और उसके घर वाले फिर से थाने के चक्कर लगाने लगते हैं। कई बार थाने के बाहर बैठ जाते हैं, बड़े अधिकारियों से मिलने की कोशिश करते हैं। शहर में भी धीरे धीरे चर्चा फैलने लगती है कि एक लड़की गायब है और पुलिस कुछ नहीं कर रही। इसी दबाव के बीच पुलिस परिवार से पूछती है किस पर शक है। तभी राहिल वह बात बताता है जो शुरुआत में शायद उसने भी पूरी तरह नहीं सोची थी। वह कहता है, मेरी बहन की सगाई जहांगीर से हुई थी, उसी से 4 साल तक बात होती रही। हमें शक है कि उसी का हाथ हो सकता है। जब पुलिस जहांगीर की जानकारी निकालती है तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। जहांगीर पहले से ही एक पुराने मामले में जेल में बंद होता है। यह जानकारी पुलिस के शक को और गहरा कर देती है। सवाल उठता है, अगर वह बेगुनाह है तो अचानक पुराने केस में जेल कैसे पहुंच गया? पुलिस अदालत से जहांगीर की रिमांड मांगती है। 3 दिन की रिमांड मिलती है, 24, 25 और 26 नवंबर 2018। अब पुलिस के पास मौका होता है कि सच उगलवाया जाए। पहले दिन पूछताछ होती है, लेकिन जहांगीर चालाकी से वक्त निकाल देता है। दूसरे दिन वह पुलिस को गुमराह करता है, बताता है कि लाश राजस्थान के अजमेर में दफनाई गई है। पुलिस टीम तुरंत अजमेर रवाना होती है। लंबा सफर, समय की बर्बादी और खाली हाथ वापसी। दरअसल यह जहांगीर की सोची समझी चाल होती है ताकि रिमांड का वक्त खत्म हो जाए, लेकिन अब पुलिस का सब्र टूट चुका होता है। वापसी के दौरान माहौल बदलता है, कढ़ाई बढ़ती है और वहीं से सच की दीवार में पहली दरार पड़ती है। अजमेर से खाली हाथ लौटते वक्त पुलिस को यह साफ हो चुका था कि जहांगीर उन्हें जानबूझकर गुमराह कर रहा है। 3 दिन की रिमांड में से कीमती घंटे यूं ही बर्बाद हो चुके थे। अब वक्त कम था और दबाव ज्यादा। एक तरफ परिवार का आक्रोश, दूसरी तरफ ऊपर से सवाल। पुलिस समझ चुकी थी कि अगर अब भी सच सामने नहीं आया तो यह मामला हाथ से निकल जाएगा। 25 नवंबर 2018 की दोपहर थाने के एक कमरे में जहांगीर बैठा था। चेहरा शांत, आंखों में कोई पछतावा नहीं, जैसे उसे यकीन हो कि वह फिर से पुलिस को चकमा दे देगा। लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। पुलिस ने रुख सख्त कर लिया, सवालों का तरीका बदला गया। अब बात सिर्फ पूछताछ की नहीं बल्कि समय की लड़ाई की थी। कई घंटों तक जहांगीर चुप रहा, इधर उधर की बातें करता रहा, कभी बीमारी का बहाना, कभी थकान। लेकिन जब पुलिस ने उसे यह एहसास दिलाया कि खेल खत्म होने वाला है तो उसकी आवाज लड़खड़ा गई। वही आदमी जो अब तक खुद को सबसे चालाक समझ रहा था धीरे धीरे टूटने लगा। अचानक उसने कहा, साहब, मैंने पायल को मार दिया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वही डर, वही अंदेशा अब सच बन चुका था। जहांगीर ने बताया कि हत्या के बाद पायल के शव को दफनाया गया है। जगह रामपुर से ज्यादा दूर नहीं थी। अब कोई अजमेर नहीं, कोई बहाना नहीं। पुलिस तुरंत टीम तैयार करती है। जहांगीर को साथ लेकर कोसी नदी के किनारे बने उसी फार्म हाउस की तरफ रवाना होती है जहां 3 हफ्ते पहले एक लड़की की जिंदगी खत्म कर दी गई थी। फार्म हाउस पहुंचते ही पुलिस को मिट्टी का एक हिस्सा अलग दिखाई देता है। निशान साफ थे, जैसे जमीन खुद गवाही दे रही हो। खुदाई शुरू होती है। कुछ ही देर में बदबू फैलने लगती है और फिर जो सामने आता है उसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप जाती है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 टुकड़ों में बंटी हुई लाश, पायल की लाश, गल चुकी, सड़ चुकी, लेकिन सच्चाई पूरी तरह जिंदा। मौके पर मौजूद परिवार वालों को जब खबर मिलती है तो चीख पुकार मच जाती है। मां बेसुध हो जाती है। भाई राहिल जमीन पर बैठ जाता है। पिता की आंखें पत्थर की तरह स्थिर हो जाती हैं। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। पुलिस लाश को कब्जे में लेती है, बोरी में रखकर पोस्टमार्टम हाउस भेजने की तैयारी होती है। लेकिन यहीं एक
नया हंगामा खड़ा हो जाता है। परिवार को अब भी भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें लगता है कि कहीं फिर से कोई खेल न कर दिया जाए। पुलिस समझाती है, भरोसा दिलाती है, तब जाकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि होती है हत्या बेरहमी से की गई थी, कुल्हाड़ी से वार किए गए थे और मौत के बाद शव के 3 टुकड़े किए गए थे। अब पुलिस के पास सिर्फ एक आरोपी नहीं था। जांच आगे बढ़ती है। जहांगीर से पूछताछ में एक एक कर सभी नाम सामने आने लगते हैं। पिता ताहिर, साथी इमरोज, नौकर निसार, प्रभजीत उर्फ सागर और रिश्तेदार दानिश। 6 लोग जिन्होंने मिलकर एक लड़की को रास्ते से हटा दिया। इमरोज पहले ही जेल में था। बाकी आरोपियों की तलाश शुरू होती है। कुछ गिरफ्तार होते हैं, कुछ फरार। जहांगीर का पिता ताहिर पुलिस से बचने के लिए छिपता फिरता है। जब पुलिस कुर्की का नोटिस जारी करती है तब जाकर वह सरेंडर करता है। अब मामला पूरी तरह बदल चुका था। जो केस गुमशुदगी से शुरू हुआ था वह एक सोची समझी साजिश और सामूहिक हत्या में बदल चुका था। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। क्या सिस्टम अब तेजी दिखाएगा या यह मामला भी वक्त के साथ ठंडा पड़ जाएगा? पायल की लाश बरामद होने के बाद मामला सिर्फ हत्या का नहीं रहा, बल्कि सिस्टम की साख का सवाल बन गया। शहर में गुस्सा था, परिवार टूट चुका था और सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे थे। अब पुलिस के पास वक्त नहीं था कि वह ढिलाई दिखाए। दबाव हर तरफ से था, अधिकारियों का, मीडिया का और सबसे बढ़कर उस परिवार का जिसकी बेटी को इंसाफ चाहिए था। जांच की रफ्तार अचानक तेज हो जाती है। पुलिस एक एक कड़ी को जोड़ना शुरू करती है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा, गवाहों के बयान और आरोपियों की आपसी बातचीत, हर चीज को फाइल में जोड़ा जाता है। फार्म हाउस से बरामद कुल्हाड़ी, मिट्टी के नमूने और डीएनए रिपोर्ट केस की रीढ़ बनते हैं। जहांगीर से आमने सामने पूछताछ में साफ हो जाता है कि यह हत्या अचानक गुस्से में नहीं, बल्कि पहले से तय साजिश थी। गड्ढा पहले से खोदा गया था, लोगों को पहले से बुलाया गया था, पायल को बहाने से लाया गया था, हर कदम सोच समझ कर उठाया गया था ताकि बाद में कोई सुराग न बचे। पुलिस इमरोज, निसार, प्रभजीत उर्फ सागर और दानिश को अलग अलग बैठाकर पूछताछ करती है। बयान टकराते हैं लेकिन सच छुप नहीं पाता। कोई रास्ते का सच बताता है, कोई गड्ढे का। कोई मानता है कि डर के मारे साथ दिया तो कोई इसे सिर्फ मालिक का हुक्म बताता है। सबसे चौंकाने वाली भूमिका होती है जहांगीर के पिता ताहिर की। वही पिता जिसने बेटे को रोकने के बजाय उसका साथ दिया। पुलिस फाइल में यह साफ लिखा जाता है कि ताहिर पूरी योजना से वाकिफ था और मौके पर मौजूद भी था। यही बात इस केस को और ज्यादा संगीन बना देती है। 40 दिन के भीतर पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है। तेज कार्रवाई का दावा किया जाता है। चार्जशीट में हत्या, साजिश और सबूत मिटाने की धाराएं लगाई जाती हैं। केस अदालत पहुंचता है। ट्रायल शुरू होता है। अदालत में एक एक गवाह पेश होता है। कुल 13 गवाह। पायल का भाई राहिल जब गवाही देता है तो उसकी आवाज कई बार भर्रा जाती है। वह बताता है कि कैसे उसकी बहन भरोसे में गई और फिर कभी लौट कर नहीं आई। मां गजाला अदालत में बेटी की तस्वीर देखकर रो पड़ती है। पिता सिर झुकाए बैठे रहते हैं। बचाव पक्ष की कोशिश होती है कि केस को कमजोर दिखाया जाए। कहा जाता है कि सबूत परिस्थितिजन्य है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डीएनए मैच और आरोपियों के बयानों की कड़ी टूटती नहीं। अदालत के सामने तस्वीर साफ होती जाती है। साल दर साल तारीखें पड़ती रहती हैं। परिवार हर पेशी पर उम्मीद लेकर आता है। कभी फैसला टलता है, कभी बहस लंबी हो जाती है। 7 साल बीत जाते हैं। 7 साल इंतजार के, दर्द के और सवालों के। आखिरकार 27 जनवरी 2026 का दिन आता है। अदालत खचाखच भरी होती है। जज एडीजे एक अजय कुमार दीक्षित फैसला सुनाते हैं। जहांगीर, उसके पिता ताहिर, इमरोज, निसार, प्रभजीत उर्फ सागर और दानिश सभी को दोषी ठहराया जाता है। सजा सुनाई जाती है, आजीवन कारावास। हर दोषी पर 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। फैसले के बाद जो दृश्य सामने आता है वही इस कहानी को और डरावना बना देता है। दोषी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, पुलिस की गाड़ी में बैठते वक्त हाथ हिलाते हैं जैसे उन्हें किसी अपराध का नहीं, किसी जीत का जश्न हो। परिवार सन्न रह जाता है। मां के लिए यह इंसाफ अधूरा लगता है। भाई राहिल की आंखों में गुस्सा है। पिता की खामोशी सवाल बन जाती है। क्या यही न्याय है? शहर में चर्चा शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है। हर कोई एक ही बात पूछता है, कोई इतनी बेरहमी करके मुस्कुरा कैसे सकता है? अदालत के फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह नहीं था कि दोषियों को सजा मिली या नहीं, बल्कि यह था कि उनके चेहरे पर डर क्यों नहीं था। उम्र कैद जैसी सजा सुनाए जाने के बाद भी जहांगीर और उसके साथियों के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखी। कोई सिर झुका
झुकाकर नहीं चला, कोई पछतावे में नहीं डूबा। उल्टा पुलिस की वैन में बैठते समय हंसी, ठहाके और हाथ हिलाने के दृश्य सामने आए। यही दृश्य पायल के परिवार को अंदर तक तोड़ देता है। मां गजाला कहती हैं, अगर यही इंसाफ है तो हमारी बेटी की मौत का मतलब क्या? भाई राहिल को लगता है कि कानून ने सजा तो दी लेकिन दर्द को नहीं समझा। पिता बस इतना कहते हैं, अगर इन्हें डर होता तो शायद हमारी बेटी आज जिंदा होती। असल में दोषियों की यह मुस्कान यूं ही नहीं थी, इसके पीछे एक सोच छुपी थी। उन्हें भरोसा था कि कानून की प्रक्रिया लंबी होती है, अपील होती है, सजा में राहत मिलती है। उन्हें पता था कि उम्र कैद का मतलब हमेशा पूरी जिंदगी जेल में रहना नहीं होता। यही भरोसा उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। इस केस ने एक बार फिर उस सच्चाई को सामने रखा जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब हत्या प्लानिंग के साथ की जाती है, सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है और सिस्टम की खामियों का फायदा उठाया जाता है, तो अपराधी खुद को ताकतवर समझने लगते हैं। जहांगीर और उसके साथी भी खुद को उसी ताकत का हिस्सा मान रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। सवाल उठते हैं, क्या इंसान की जान की कीमत इतनी कम है? क्या ऐसी बेरहमी के लिए उम्र कैद काफी है? क्या कानून अपराधियों के मन में डर पैदा कर पा रहा है? पायल का परिवार भी यही सवाल पूछता है। वे कहते हैं कि उन्हें सजा से ज्यादा न्याय चाहिए। उनका मानना है कि यह सिर्फ उनकी बेटी का मामला नहीं है, बल्कि हर उस लड़की का मामला है जो भरोसे के नाम पर किसी के साथ चल पड़ती है। इसलिए परिवार उच्च अदालत में अपील करने का फैसला करता है। उनका साफ कहना है, उन्हें फांसी की सजा चाहिए। कानूनी जानकारों की राय अलग अलग है। कुछ कहते हैं कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला है। कुछ कहते हैं कि अदालत ने जो सजा दी वह कानून के दायरे में सही है। लेकिन आम आदमी के लिए यह बहस नहीं, एक भावनात्मक सवाल बन चुका है। इस केस में पुलिस की शुरुआती लापरवाही भी लगातार चर्चा का विषय बनी रहती है। अगर 1 नवंबर को ही गुमशुदगी को गंभीरता से लिया गया होता, अगर शुरुआती दिनों में कॉल डिटेल्स निकाली गई होती, तो शायद सच पहले सामने आ जाता। शायद परिवार को 27 दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि पायल के परिवार को लगता है कि दोषी सिर्फ वे 6 लोग नहीं हैं, बल्कि सिस्टम की सुस्ती भी इस अपराध की भागीदार है। कानून ने आखिर में सजा दी, लेकिन देर से, और जब इंसाफ देर से मिलता है तो उसका असर कमजोर हो जाता है। जेल जाते वक्त दोषियों की मुस्कान इस बात का संकेत थी कि उन्हें कानून से डर नहीं है। उन्हें लगता है कि एक दिन वे फिर बाहर आएंगे, फिर से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। यही सोच समाज को सबसे ज्यादा डराती है। इस कहानी में सिर्फ एक लड़की नहीं मरी थी, बल्कि भरोसा, सुरक्षा और इंसाफ की उम्मीद भी घायल हुई थी। और यही वजह है कि यह मामला आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से यह कहानी समाज के सामने एक सवाल बनकर खड़ी हो जाती है। पायल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत ने जो आईना दिखाया है वह बहुत डरावना है। यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहा, यह उस सोच की तस्वीर बन चुका है जिसमें इंसान अपने फायदे के लिए किसी की जिंदगी मिटा देने को सही मान लेता है। पायल का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने भरोसा किया, उसने अपने मंगेतर पर भरोसा किया, उस रिश्ते पर भरोसा किया जिसे समाज ने भी मंजूरी दी थी, लेकिन वही रिश्ता उसकी मौत की वजह बन गया। यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब रिश्ता टूटने लगे तो बातचीत की जगह हथियार क्यों चुन लिए जाते हैं। इस केस ने यह भी साफ कर दिया कि अपराध सिर्फ एक आदमी नहीं करता। यहाँ 6 लोग थे, 6 सोचें थीं, लेकिन किसी ने भी सही और गलत का फर्क नहीं किया। पिता ने बेटे को नहीं रोका, नौकर ने मालिक के डर में इंसानियत छोड़ दी, साथी और रिश्तेदार खामोश रहे, और यही खामोशी सबसे बड़ा अपराध बन गई। पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में रही। अगर शुरुआत में ही गुमशुदगी को गंभीरता से लिया गया होता, अगर पहले दिन से जांच शुरू हुई होती, तो शायद कहानी कुछ और होती। कानून ने आखिरकार अपना काम किया, लेकिन देर से, और देर से मिला इंसाफ अक्सर अधूरा लगता है। 27 जनवरी 2026 को सुनाया गया फैसला कानूनी तौर पर मजबूत था, लेकिन भावनात्मक तौर पर बहुतों को संतुष्ट नहीं कर पाया। उम्र कैद की सजा एक कागज पर लिखा हुआ फैसला, लेकिन उस मां के लिए जिसने अपनी बेटी को खो दिया, हर सांस उम्र कैद से कम नहीं है। दोषियों की मुस्कान ने लोगों को झकझोर दिया। वह मुस्कान बताती है कि अपराधी आज भी कानून से उतना नहीं डरते जितना उन्हें डरना चाहिए। उन्हें भरोसा है कि सिस्टम की लंबी प्रक्रिया, अपीलें और राहतें एक दिन उन्हें बाहर ले आएंगी। यही भरोसा समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस केस से हमें एक कड़वी सीख मिलती है। भरोसा आंख बंद करके नहीं करना चाहिए, रिश्तों में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, और सबसे जरूरी, अगर कोई लड़की खतरा महसूस करे तो उसकी बात को हल्के में
नहीं लेना चाहिए। परिवार आज भी न्याय की लड़ाई लड़ने का मन बना चुका है। वे चाहते हैं कि उच्च अदालत में अपील हो ताकि सजा और कड़ी हो सके। उनका कहना साफ है, अगर ऐसी बेरहमी पर सख्त सजा नहीं मिलेगी तो अपराधियों का हौसला और बढ़ेगा। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि समाज को सिर्फ फैसलों पर तालियां नहीं बजानी चाहिए, बल्कि सवाल भी पूछने चाहिए, पुलिस से, सिस्टम से और खुद से भी, क्योंकि जब हम सवाल नहीं पूछते तभी ऐसे अपराध दोहराए जाते हैं। पायल की कहानी हर उस लड़की की कहानी है जो प्यार और भरोसे के नाम पर किसी के साथ चल पड़ती है। ये हर उस परिवार की कहानी है जो सिस्टम के भरोसे अपनी बेटी को सुरक्षित मान लेता है। और ये हर उस समाज की कहानी है जो अपराध के बाद कुछ दिन गुस्सा करता है, फिर भूल जाता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं है, मकसद है आपको सचेत करना। अगर आप या आपके आसपास कोई भी लड़की किसी दबाव में है, किसी रिश्ते में डर महसूस कर रही है, तो उसे अकेला मत छोड़िए। सवाल उठाइए, आवाज बनिए। कानून तभी मजबूत होगा जब समाज जागरूक होगा, और इंसाफ तभी पूरा होगा जब अपराध से पहले ही उसे रोका जाए। पायल अब लौट कर नहीं आएगी, लेकिन अगर उसकी कहानी किसी एक जिंदगी को भी बचा ले तो शायद वही उसका असली इंसाफ होगा। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।